माँ ही उसके अंदर के डरे हुए बच्चे को देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे अभी जाकर गले लगा ले और खूब रोए। लेकिन डॉक्टर की चेतावनी उसे याद थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को बहुत ही चालाकी से पीछे धकेला और अपने चेहरे पर वही पुरानी नखरे वाली और जिद्दी श्रेया का भाव ले आई। माही ने कुर्सी पर आराम से पीछे टेक लगाई और अपने हाथ सीने पर बांध लिए। अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो मिस्टर सुपरस्टार। माही ने बहुत ही सपाट लेकिन सख्त आवाज में कहा। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ अस्पताल की इस बदबूदार हवा में बैठकर अपना समय बर्बाद करने की। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि बाहर मीडिया वालों का पूरा मेला लगा हुआ है। अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली गई तो कल की हेडलाइन बनेगी कि अर्थव प्रताप सिंह की बीवी उसे मरने के लिए अस्पताल में छोड़कर भाग गई। और मैं अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती। माही की ये रूखी बातें सुनकर अर्थव को अंदर ही अंदर एक बहुत ही गहरी राहत मिली। उसे लगा कि माही अभी भी उससे नफरत करती है, जिसका मतलब था कि वो सुरक्षित है। लेकिन एक डर अभी भी बाकी था। और वो वैनिटी वैन में। अर्थव ने बहुत ही झिझकते हुए डरते डरते पूछा। बेहोश होने से पहले मैंने जो कहा था वैनिटी वैन में। माही ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। उसने हल्का सा हंसते हुए ताना मारा। तुम तो अपना ही खून देखकर डर के मारे बेहोश हो गए थे। बकवास करने का तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। बस मेरे ऊपर धड़ाम से गिर पड़े। मेरी तो कमर ही टूट जाती तुम्हारी वजह से। यह सुनते ही अर्थव के शरीर का सारा तनाव एक झटके से खत्म हो गया। मॉनिटर पर भी उसकी धड़कनें बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। उसने राहत की एक हल्की सी सांस ली। शुक्र है उसे कुछ नहीं पता चला। अर्थव ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। वहीं माही उसकी हर एक हरकत को नोट कर रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसके ताने अर्थव को सुकून दे रहे थे। ये दुनिया का सबसे अजीब रिश्ता था, जहाँ प्यार दिखाने से जान का खतरा था और नफरत दिखाने से सुकून मिल रहा था। अर्थव ने फिर से अपना वो घमंडी चेहरा माही की तरफ मोड़ा। मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगली बार अगर मेरे ऊपर छत में गिर रही हो ना, तो तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह! हेलो! माही अपनी कुर्सी से उठी और अर्थव के बिल्कुल करीब आकर झुक गई। उसकी आंखों में एक प्यारी सी शरारत और बनावटी सा गुस्सा था। अगली बार मेरी जान बचाने के चक्कर में ना खुद को हीरो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। तुम कोई सुपरमैन तो नहीं हो ना, जो हर जगह उड़कर आ जाओगे? अर्थव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। माही के इतने करीब आने से उसे हमेशा की तरह ही वो अजीब सी हलचल महसूस होने लगती थी। और हाँ, माही ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसमें स्ट्रॉ डालते हुए अर्थव के होठों के पास कर दिया। चुपचाप से पानी पियो। तुम्हारी वो गुंडों वाली आवाज़ अभी चूहों जैसी निकल रही है। मुझे वो खड़ूस अर्थव वापस चाहिए, जिसमें वो रोज मैं लड़ सकूं, ठीक है? ये बीमार और लाचार शक्ल तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। अर्थव ने चिढ़ते हुए स्ट्रॉ से पानी पिया, लेकिन उसकी नजरें माही के चेहरे पर ही टिकी थी। माही उसे ताना दे रही थी, उससे लड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसका इस तरह से पास खड़ा होना, पानी पिलाना अर्थव के लिए उस तड़पते हुए दिल को एक अजीब सा मरहम लगा रहा था। माही ने गिलास वापस रखा और अर्थव की तरफ एक कातिलाना नजर डाली। जल्दी से ठीक हो जाओ पतिदेव। माही ने एक बहुत ही मीठी लेकिन तीखी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जिस दिन तुम घर चलोगे उस दिन मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगी। मेरी भी बहुत पुरानी भड़ास निकालनी बाकी है। माही पलटने ही वाली थी कि अरतब की भारी और सर्द आवाज ने उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। वो कठोरता जो वो हमेशा ही खुद को सुरक्षित करने के लिए ओढ़े रखता था। एक और बात माही। अरतब ने अपनी नजरें सीधी माही की आंखों में गड़ा दी। माही ठिठक गई। क्या है? अरतब ने एक गहरी सांस ली। वैनिटी वैन में बेहोश होने से ठीक पहले माही का रोता हुआ चेहरा और उसकी वो बात, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बचपन से, अरतब के दिमाग में गूंज रही थी। वो जानता था कि अगर माही सच में उससे प्यार करने लगी तो वो कभी भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाएगा और उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। वैनिटी वैन में तुम जो प्यार व्यार की बकवास कर रही थी ना, अर्थव ने बहुत ही बेरहम से और रूखे लहजे में कहा। उसके हर शब्द में बर्फ जैसी ठंडक थी। कान खोलकर सुन लो।
मुझे तुम्हारी इस हमदर्दी और तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ये प्यार किसी और के लिए बचा कर रखना, क्योंकि मेरे पास इस ड्रामे के लिए कोई जगह नहीं है। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। अगर कोई आम लड़की होती या अगर माही को सच ना पता होता, तो वो ये शब्द उसके दिल को चीर देते। वो शायद रोते हुए भाग जाती। लेकिन आज माही अलग थी। वो जानती थी कि अर्थक ये कड़वा जहर दरअसल उसकी हिफाजत के लिए पी रहा है। वो जानता था प्यार का मतलब करीब आना होता है, और अर्तव खुद को माही के करीब आने के लायक नहीं समझता था। माही ने अंदर ही अंदर अपने आंसुओं और उस तरफ को बहुत ही खूबसूरती से दबा लिया। एक बेहतरीन अदाकारा की तरह उसने अपने चेहरे पर एक बेहद नखरे वाली ताने वाली मुस्कान ला दी। प्यार और तुमसे, माही ने बनावटी लेकिन चुपते हुए हंसी हंसी। अर्थव की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। माही ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और अर्थव को ऐसे ऊपर से नीचे देखा जैसे वो कोई मामूली सा इंसान हो। तुम गलतफहमी के बहुत बड़े शिकार हो मिस्टर अर्थपिता सिंह। वो बचपन का एक छोटा सा क्रश था जो बचपन के साथ ही खत्म हो गया। और वैनिटी वैन में जो हुआ वो प्यार नहीं, वो पैनिक था। अर्थव चुपचाप उसे सुन रहा था, लेकिन उसके जबड़े कस गए थे। अरे मेरी आंखों में सामने इतने देश का इतना बड़ा सुपरस्टार मरेगा, वो भी मेरी वजह से, तो पुलिस तो सबसे पहले मुझ पर ही शक करेगी ना। माही ने अपनी बात को और तीखा करते हुए कहा, मुझे लगा तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं घबराहट में कुछ भी बक रही थी ताकि तुम आंखें खोल लो। सच कहूँ तो तुम जैसे खड़ूस पत्थर दिल और महाघमंडी इंसान से कोई चुड़ैल भी प्यार कर सकती है क्या? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माही के मुंह से ये शब्द सुनकर अर्थव के सीने में एक अजीब सी और तीखा दर्द उठा। वो यही सुनना चाहता था। वो चाहता था कि माही उससे न प्यार न करे। लेकिन जब माही ने सच में ये कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती, तो अर्थव के उस टूटे हुए दिल को एक अनदेखी सी चोट भी लगी। फिर भी उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसका मकसद पूरा हो गया था। उसका दिमाग शांत हो चुका था। गुड। अर्थव ने अपनी नजरें हटाते हुए रूखेपन से कहा, यही मैं भी चाहता हूँ। हम दोनों के बीच सिर्फ एक डील है, और वो डील नफरत की है। इसे याद रखना। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। माही ने पलटवार किया। उसने अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे का हैंडल पकड़कर वो एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर अर्थव को नहीं देखा, क्योंकि अगर वो देखती तो उसकी आंखों का प्यार सच में बयां कर देती। वैसे एक बात कहूँ पतिदेव, माही ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मीठी सी शरारत थी। तुम बाहर से जितने भी कांटेदार क्यों न बन जाओ, मुझे पता है कि अंदर से तुम क्या हो, और मैं ये नफरत की डील बहुत अच्छे से निभाऊंगी। इतनी अच्छे से कि तुम खुद को इस डील को तोड़ने के लिए तरस जाओगे। बिना अर्थव का जवाब सुने माही ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही अर्थव ने अपनी आंखें मूंद ली। कमरे का सन्नाटा उसे चबाने लगा। माही के वो आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की असल में चाहती क्या है। वो कभी उसे ताने देती थी, कभी नफरत करती थी, और कभी 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 वो शरारती बातें अर्थव को रूह को छू जाती थी। बाहर दरवाजे से टिक कर खड़ी माही एक गहरी सांस ले रही थी। उसके चेहरे की वो बनावटी नफरत अब आंसुओं में बदल चुकी थी, लेकिन उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए अर्थव। माही ने बंद दरवाजे को देखते हुए मन ही मन कहा। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस नफरत की दीवार के पीछे छुपकर मुझे खुद से दूर कर लोगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं उसी दीवार पर चढ़कर तुम्हारे दिल पर राज करने वाली हूँ। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे इस अंधेरे से कैसे बाहर खींच कर लाती हूँ। शाम तक अस्पताल के उस वीआईपी कमरे का माहौल किसी टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा था। अल्ताफ प्रताप सिंह अब पूरी तरह से अपने उस खूंखार, अड़ियल और खतरनाक अवतार में आ चुका था। अस्पताल के वो सफ़ेद दीवारें, वो दवाइयों की खुशबू और बिस्तर पर लेटे रहने की मजबूरी ने ये सब उसके उस जंगली गुरूर को अंदर तक काट रहा था। क्योंकि उसने 3 सालों तक माही को हॉस्पिटल में ही देखा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विक्रम, अर्थव की वो शर्त और भारी दहाड़ कमरे में गूंजी। उसने अपने सही वाले हाथ को झटके से चादर से हटाई। विक्रम, जो दरवाजे के पास खड़ा था, डर के मारे अपनी जगह पर कांप गया। जी जी बॉस, नीचे आओ और रिसेप्शन पर जाकर मेरे डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाओ, अभी के इसी वक्त। अर्थव ने अपनी खुरदरी आवाज में आदेश दिया।
उसकी आंखों में वो खौफनाक आग थी जिसे देखकर सेट पर बड़े बड़े डायरेक्टर भी पसीना पसीना हो जाते थे। विक्रम की हालत खराब थी। उसने हिम्मत जुटाकर हकलाते हुए कहा, लेकिन बॉस, डॉक्टर ने साफ मना किया है। आपका घाव बहुत गहरा है और कल ही सर्जरी हुई है। अगर आप हिले तो टांके टूट जाएंगे। मैं डिस्चार्ज पेपर नहीं ला सकता। अर्थव की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। कमरे का तापमान जैसे -डिग्री में चला गया। मैंने तुमसे डॉक्टर की राय पूछी विक्रम? अर्थव ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। उसकी वो जानलेवा नजरें सीधे विक्रम के चेहरे पर गड़ गईं। तुम मेरी सिक्योरिटी हेड हो, डॉक्टर के नहीं। अगले अगर अगले 5 मिनट में मेरे सामने पेपर्स नहीं आए तो तुम खुद को इस इंडस्ट्री से ही नहीं, इस शहर से भी डिस्चार्ज समझ देना। जाओ जल्दी से। अर्थव की वो खौफनाक धमकी सुनकर विक्रम का खून सूख गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ मुड़ा। लेकिन जैसे ही विक्रम दरवाजा खोला, सामने माही खड़ी थी। माही ने विक्रम को देखा, फिर बिस्तर पर गुस्से से सुलगते हुए अर्थव को देखा। फिर बिस्तर पर गुस्से से सुलगते हुए अर्थव को देखा। वो तुरंत समझ गई कि अंदर क्या तमाशा चल रहा है। विक्रम, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, माही ने बहुत ही शांत लेकिन अधिकार भरी आवाज में कहा। बाहर जाकर पहरा दो, कोई डिस्चार्ज पेपर नहीं आ रहे। विक्रम ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। उसे जैसे मौत के मुंह से जीवन दान मिल गया हो। वो बिना एक पल गवाए बाहर खिसक गया और दरवाजा बंद कर दिया। अर्थव का जबड़ा कस गया और वो बिस्तर पर बैठा हुआ अपनी उन डरावनी आंखों से माही को घूर रहा था। अपने काम से काम रखो माही। अर्थव ने बहुत ही रूखे और ठंडे लहजे में चेतावनी दी। मुझे यहाँ से जाना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। माही बिल्कुल नहीं डरी। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर बहुत ही शान से चलती हुई अर्थव के बिस्तर के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में एक जिद्दी और कातिलाना चमक थी। मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ मिस्टर सुपरस्टार। माही ने बहुत अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बहुत ही बेबाक अंदाज में कहा। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है ना? अगर मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने दूंगी या तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे दिमाग पर जिंदगी भर के लिए एक गिल्ट रह जाएगा और मैं कोई गिल्ट नहीं पालना चाहती। माही ने एक पल के लिए अपनी आवाज़ को जानबूझकर बहुत ही चुभने वाला और कठोर बना दिया। मुझे अपने अंदर का वो गिल्ट खत्म करना पड़ेगा अर्थव, ताकि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं बिना किसी बोझ के तुमसे हमेशा के लिए अलग हो सकूं। अलग हो सकूं? ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह अर्थव के सीने पर जा लगे। उसका वो 12 साल का तड़पता हुआ प्यार, जो अंदर कहीं दबा था, वो इस बात पर बुरी तरीके से आहत हुआ था। लेकिन अर्थव प्रताप सिंह कभी अपना दर्द नहीं दिखाता था। वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखाता था। उसके अंदर का वो दर्द तुरंत एक भयंकर और खौफनाक गुस्से में बदल गया। तो तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रही हो? अर्थव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि कोई आम इंसान वहां से भाग खड़ा होता। जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाते, तुम इस बिस्तर से हिलोगे भी नहीं। माही ने अर्थव की आंखों में आंखें डालते हुए सीधा हुक्म सुनाया। अर्थव का गुरूर इस खुली चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम भूल रही हो माही कि तुम किससे बात कर रही हो। मेरा इम्तिहान लेना तुम्हारे हक में नहीं होगा। ओह सच में? माही ने अपनी एक बाहें ऊपर उठाई और एक बेहद ताने भरी शरारती मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तो क्या? तो तुम क्या कर लोगे? हाँ? माही बिल्कुल अर्थव के चेहरे के करीब झुक गई। इस हालत में आखिरकार तुम कर ही क्या लोगे अर्थव? तुम्हारा एक हाथ पसलियों में बंधा है, कंधे में छेद है, तुम्हें खड़े होने पर चक्कर आ रहे हैं। इस लाचार हालत में तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो? कुछ नहीं कर सकते हो तुम। अर्थव की नसें तन गईं। उसे लाचार और कमजोर शब्द अपनी जान से भी ज्यादा नफरत थी। इससे पहले कि माही पलक भी झपका पाती, अर्थव ने अपने सही वाले हाथ से माही की कमर को इतनी मजबूती से जकड़ा कि उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। माही का संतुलन एकदम से बिगड़ा और वो सीधा अर्थव के बिल्कुल करीब उसके चेहरे से इंच भर की दूरी पर आकर रुक गई। माही की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। लाचार? अर्थव ने बहुत ही खामोश और भारी आवाज में फुसफुसाया। उसकी आंखों का वो जंगलीपन वापस आ गया था। तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी का मुझे अफसोस होता है माही। मैं इस हालत में भी वो सब कर सकता हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा दे। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की
तो मैं यहीं इसी बिस्तर पर। अर्थव रुका। उसकी गर्म सांसें माही के चेहरे पर पड़ रही थी। माही का दिल किसी तरह ड्रम की तरह धड़कने लगा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं आने दिया। छोड़ो मुझे। माही ने बहुत ही एटीट्यूड से अर्थव का हाथ अपनी कमर से हटाया और सीधी खड़ी हो गई। वो अपनी घबराहट छुपाने में माहिर हो चुकी थी। चुपचाप लेटे रहो। 1 घंटे में मैं वापस आ रही हूँ। अगर तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश भी की तो मैं मीडिया में तुम्हारी वो लाचार वाली फोटो लीक कर दूंगी। माही ने उसे आखिरी चुम्ब दी और फिर अपनी जीत की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गई। अर्था वही बिस्तर पर बैठा कसकर अपनी मुट्ठियों भीजते हुए था। उसका गुस्सा और उसका ईगो अब आसमान छू रहा था। 1 घंटे बाद माही अस्पताल की कैंटीन से अर्थव के लिए सूप और अपने लिए एक कॉफ़ी लेकर वापस कमरा नंबर 402 की तरफ लौट रही थी। वो मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने अर्थव के ईगो को सही जगह पर चोट की है और वो अब चुपचाप बिस्तर पर लेटा होगा। कितना मजा आया आज उस खड़ूस को चुप कराने में। माही खुद से मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखा। लो तुम्हारा सूपा। माही के शब्द अचानक से उसके गले में ही अटक गए। उसके हाथों में कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिरा और छपाक से टूट गया। कमरा पूरी तरीके से खाली था। बिस्तर की चादरें बिखरी हुई थी। जो आईपी ड्रिप अर्थव के हाथ पर लगी हुई थी वह पूरी तरीके से खींच कर निकाली गई थी, जिसकी वजह से फर्श पर खून की कुछ ताज़ा बूंदें गिरी हुई थी। अर्थव प्रताप सिंह वहां नहीं था। माही का दिल धक से रह गया। वो दहशत के मारे दौड़कर बाथरूम की तरफ गई और दरवाजा खोला। वो भी खाली था। विक्रम। माही पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी। विक्रम कॉरिडोर के दूसरे कोने से दौड़ता हुआ आया। अर्थव कहाँ है? माही चीखी। विक्रम ने खाली बिस्तर और फर्श पर खून देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे मुझे नहीं पता मैम। मैं तो यहीं बाहर ही खड़ा था। शायद शायद बॉस पीछे वाले एग्जिट से। माही के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान की कल ही सर्जरी हुई थी, जिसका खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसका दिमाग शट डाउन हो चुका था, वो जिद्दी और पागल इंसान अपनी आईपी ड्रिप नोच कर अस्पताल से गायब हो चुका था। तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो अर्थव। माही की आंखों में गुस्सा और खौफ के आंसू आ गए। माही जानती थी कि अर्थव ने ऐसा क्यों किया। उसने अर्थव को लाचार कहा था। उसने जैसे खुली चुनौती दी थी कि वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकता है, और इस खूंखार इंसान ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ अपना गुरूर साबित करने के लिए वो कर दिखाया था, जो कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब माही के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वो पागल इंसान इस हालत में गया कहाँ होगा। अस्पताल का वो खाली बिस्तर देखकर माही का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने पागलों की तरह विक्रम, अस्पताल के स्टाफ, अर्थव के मैनेजर, उसके बॉडीगार्ड सबकी क्लास लगाती थी, लेकिन किसी को भी अर्थव के ठिकाने के बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अर्थव प्रताप से जैसे हवा हो गया था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में माही की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे। ठीक से खाना पीना छूट गया था, लेकिन उसकी इस चिंता पर उसका भयंकर गुस्सा भारी पड़ रहा था। वो अपने कमरे में शेरनी की तरह चक्कर काटते हुए बड़बड़ा रही थी। एक बार, बस एक बार मिल जाए वो इंसान मुझे। माही ने गुस्से से तकिया जमीन पर पटकते हुए कहा। उसके सारे बाल न नोच लिए मैंने तो मेरा नाम भी माही नहीं। खुद को पता नहीं क्या समझता है। इतनी गहरी चोट लगी है, खून बहा है, लेकिन नवाब साहब को तो अपना ईगो दिखाना है। जब विक्रम और अर्थव की पूरी टीम मिलकर भी उसका पता नहीं लगा पाई तो माही के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो सीधे दादाजी के पास गई। दादाजी अपने कमरे में उदास बैठे थे। माही ने उनके घुटनों के पास बैठकर आंसू और गुस्से से भरी आवाज में उनकी तरफ देखा। दादाजी प्लीज, आप जानते हो ना वो कहाँ है? उसकी जान को खतरा है दादाजी। वो अपना आईपी ड्रिप नोच कर भागा है। दादाजी ने एक ठंडी सांस ली। हाँ बेटा, मुझे पता है। जब भी वो अपने ट्रॉमा या गिल्ट या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वो शहर की सबसे भीड़ से दूर खांडला वाली उसी हवेली में चला जाता है। वो 12 साल पहले वाले हादसे के बाद अक्सर वहीं जाकर खुद को सजा देता है। लोकेशन के मिलते ही माही के अंदर एक नई जान आ गई थी। उसने तुरंत अर्थव की वो भारी जरूरी दवाइयाँ, पट्टियाँ और एंटीसेप्टिक क्रीम का एक बैग ठूसा और अपनी कार की
चाबी उठाई और खांडला की तरफ निकल पड़ी। रात के 8 बज रहे थे जब माही उस खामोश सुनसान पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंची। हवेली के अंदर सिर्फ एक कमरे में बहुत ही मध्यम सी रोशनी जल रही थी। माही ने बैग मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से अंदर आई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही माही ने अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर उसका सारा गुस्सा, सारे बाल नोचने के प्लान एक सेकंड में हवा हो गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी से पुराने बिस्तर पर अर्थव लेटा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि माही की सांसें अटक गईं। उसने सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहनी हुई थी। उसके दाहिने कंधे की पट्टी खून और पसीने से पूरी तरह लाल होकर चिपक चुकी थी। अर्थव का पूरा शरीर भयंकर बुखार से तप रहा था और वो दर्द और ठंड की वजह से बुरी तरीके से कांप रहा था। अर्थव! माही दौड़कर उसके पास आई। अर्थव बेहोशी की हालत में था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसका माथा आग की तरह जल रहा था। जिस इंसान ने 2 दिन पहले अपना गुरूर दिखाने के लिए अस्पताल छोड़ा था, आज वो यहाँ बेशुद्ध और लाचार पड़ा था। माही को उस पर भयंकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वक्त लड़ने का नहीं था। उसने जल्दी से अपना बैग खोला। सबसे पहले उसने गर्म पानी किया और बहुत ही सावधानी से अर्थव के कंधे पर चिपका उस खून से सनी हुई पट्टी को निकाला। अर्थव ने दर्द से गहरी सिसकी ली, लेकिन माही ने अपने कांपते हाथों को मजबूत किया। उसने घाव को साफ किया और नई दवा लगाई और फिर उसे वापस से बांध दिया। उसके बाद माही पूरी रात उस खामोशी भरी हवेली में अर्थव के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। वो इंसान जो पूरी दुनिया के लिए एक खूंखार विलन था, वो आज माही के सामने एक कमजोर बच्चे की तरह कांप रहा था। माही रात भर बिना पलक झपकाए जागती रही। सुबह के करीब 4 बजे जब अर्थव का बुखार थोड़ा कम हुआ और उसकी कपकपी रुकी, तब जाकर माही राहत की सांस ली। वो इतनी बुरी तरीके से थक चुकी थी कि वो इसी बिस्तर पर अर्थव के बिल्कुल बगल में लेट गई। लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो अर्थव के चोट वाले कंधे से थोड़ी दूरी पर रहे। वो अर्थव के चोट वाले कंधे से थोड़ी दूरी पर रहे। कुछ ही पलों में अर्थव को देखते देखते माही की आंख लग गई। सुबह की किरणें खिड़की से सीधे अर्थव के चेहरे पर पड़ी। अर्थव को लगा जैसे वो किसी बहुत ही गहरे और भयानक सपने से बाहर आया हो। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन बुखार उतर चुका था। उसने बहुत मुश्किल से अपना भारी पलकें खोली। उसकी जैसे ही उसने अपना चेहरा बाईं तरफ घुमाया, उसकी सांसें एक पल को लिए रुक सी गई थी। माही, उसकी जंगली बिल्ली उसके बिल्कुल पास सो रही थी। माही का एक हाथ अर्थव के सीने पर बहुत ही हल्के से रखा हुआ था, जैसे वो नींद में भी उसकी हिफाजत कर रही हो। अर्थव को लगा कि शायद वो अभी भी बेहोशी में है और ये कोई सपना है। उसने अपने सही वाले दाएं हाथ से उसे छुआ, फिर उसकी उंगलियां माही के गालों पर गईं। ये सच था, वो सच में वहां थी। अर्थव के उस कठोर और पत्थर जैसे चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी, सच्ची और एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। उसका दिल किया कि वो माही को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन तभी उसका वो गिल्ट, उसका वो पुराना खौफ वापस आ गया। तुम इसके लायक नहीं हो अर्थव। तुम्हारी वजह से ये यहाँ परेशान हो रही है। उसके दिमाग ने उसे चेतावनी दी। अर्थव ने तुरंत अपनी मुस्कान गायब की और झटके से अपना हाथ माही के चेहरे से हटा लिया। लेकिन हाथ हटाने के इस हल्के से झटके से माही की नींद खुल गई। माही ने अपनी आंखें मली और सामने अर्थव के खुली आंखों से उसे घूरते हुए देखा। एक सेकंड के लिए माही को बहुत खुशी हुई कि वो होश में आ गया है, लेकिन अगले ही सेकंड माही के अंदर की वो ज्वालामुखी जैसे पत्नी जाग सी गई थी। माही झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माही ने अपनी उंगली अर्थव के चेहरे से बिल्कुल सामने करते हुए एक ही सांस में चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ? कोई अमर शक्ति मिली है तुम्हें? अपना आईपी ड्रिप नोच कर यहाँ इस खंडर से घर में आकर मरने का शौक चढ़ा था। तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत हुई थी इन 2 दिनों में? मैंने तो सोचा था कि मिलते ही तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। अर्थव, जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया था, वो माही का ये कान फाड़ देने वाला अलार्म सुनकर बुरी तरीके से चिढ़ गया। अर्थव ने माही की तरफ एक बेहद डिस्गस्टिंग और अजीब सा लुक दिया, जैसे वो कह रहा हो, ये औरत पागल है क्या? मेरा सिर पहले से ही दर्द से फटा जा रहा है।
अर्थव ने अपनी आंखें बंद करते हुए बहुत ही थके हुए लेकिन चिढ़े हुए लहजे में कहा, और तुम सुबह सुबह बिना सेल के बजने वाले अलार्म की तरह चीख रही हो। कम से कम मेरे मरने तक तो शांत कर दिया करो। चुप करो तुम। माही ने उसे बुरी तरह से डांटते हुए कहा, तुम्हें मरने का कोई हक नहीं है। वो हक सिर्फ मेरा है। अर्थव ने फिर से अपनी आंखें खोली और माही को उस तुम सच में बेवकूफ हो वाले लुक के साथ घूरा। वो बीमार था, लेकिन उसका वो स्वैग और माही को इरिटेट करने का टैलेंट अभी भी कम नहीं हुआ था। माही ने गुस्से से लंबी सांस ली। मैं पास की मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान, ताजे फल और सूप का बंदोबस्त करना है। यहाँ तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। माही बिस्तर से उठी। उसने अपना पर्स और कार की चाबी उठाई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले माही पलटी। उसने अर्थब की आंखों में देखा और इस बार उसकी आवाज में कोई बचपना नहीं था, बल्कि एक खूंखार सी चेतावनी थी। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, मिस्टर अर्थव प्रताप सिंह। माही ने अपनी उंगली से उसे सीधा पॉइंट करते हुए कहा, अगर मैं मार्केट से वापस आई और तुम मुझे इस बिस्तर पर नहीं मिले या यहाँ से गायब होने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी से नहीं मरने दूंगी। तुम्हारी जान से मैं खुद अपने हाथों से लूंगी। आई बात समझ? अर्थर बस उसे घूरता रह गया। माही ने एक आखिरी कातिलाना नजर उस पर डाली और हवेली से बाहर निकल गई। माही के जाने के बाद अर्थर ने एक बेहद ठंडी सांस ली। वो अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा था। उसे पता था कि माही चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन रात भर जागकर जिसने उसे मौत से खींचा था, वो उसका प्यार ही था। और अर्थव को अब इस पागलपन और इस मीठी धमकियों की आदत से लगने लगी थी। हवेली की वो पुरानी लेकिन साफ सुथरी रसोई आज सालों बाद आबाद हुई थी। माही मार्केट से आकर सीधा रसोई में घुस गई थी और अर्थव के लिए गर्मा गर्म सूप बना रही थी। अर्थव, जिसके शरीर में अब बुखार उतरने के बाद थोड़ी सी जान वापस आ गई थी, वो बहुत ही खामोशी से उठकर रसोई के दरवाजे तक आ गया था। वो दरवाजे की चौखट से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप माही को देखने लगा। माही के बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन सूप बनाते हुए उसके चेहरे पर जो फिक्र थी, वो अर्थव के सीने में एक अजीब सा सुकून भर रही थी। वो उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। तभी माही को किसी के देखने का एहसास हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। माही को अपनी तरफ देखते ही अर्थव ने तुरंत अपना वो प्यार भरा भाव गायब कर दिया और अपने चेहरे पर वही पुराना और खड़ूस और अकड़ ले दिखाने वाला भाव ले आया। उसने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो तो बस यूं ही वहां खड़ा हो। तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए किसने कहा था, हाँ? माही ने उसे घूरते हुए डांटा। अर्थव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना कुछ कहे अपनी उसी अकड़ के साथ वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद माही सूप का कटोरा लेकर कमरे में आई। वो अर्थव के बिल्कुल पास बिस्तर पर ही बैठ गई। उसने चम्मच में थोड़ा सा सूप लिया और उसे फूंक कर मार कर हल्का सा ठंडा किया और अर्थव के होठों के पास ले आई। अर्थव ने अपना मुंह पीछे खींच लिया और बहुत ही रूखेपन से कहा, मैं खुद पी सकता हूँ, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, दूर हटो यहाँ से। माही की आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। उसने सूप का कटोरा साइड टेबल पर इतनी जोर से रखा कि उसकी आवाज में अर्थव भी एक पल के लिए चौंक गया। तुम्हारा ये हाथ तो पहले ही टूटा हुआ है, अब उस पर पट्टियां भी बंधी हैं। माही ने अपनी उंगली अर्थव की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, क्या दूसरा भी तोड़ दूं ताकि तुम सच में लाचार हो जाओ? अर्थव का ईगो इस धमकी से बुरी तरीके से आहत हुआ। कोई उसे ऐसे कैसे धमका सकता था? उसने अपनी वो खूंखार और डरावनी नजर माही पर डाली। तुम कुछ ज्यादा ही धमकियां नहीं दे रही हो आजकल, हाँ? अर्थव ने बहुत ही खतरनाक आवाज में कहा, जैसे वो कोई बहुत बड़ा खौफनाक डायलॉग मारने वाला हो। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने अपनी पर तुम जो भी हो, अभी तुम मेरे मरीज हो। माही ने उसकी बात बीच में ही काट दी और चम्मच से सूप भरकर सीधा अर्थव के मुंह में ठूस दिया। और अगर तुमने चुपचाप से सूप नहीं पिया ना, तो ये पूरा खौलता हुआ कटोरा तुम्हारे सिर पर डाल दूंगी, समझ में आया? अर्थव अपनी धमकी पूरी भी नहीं कर पाया था और सूप मुंह में जाने की वजह से उसे चुपचाप निकलना पड़ा। वो खूंखार सुपरस्टार जिससे पूरी इंडस्ट्री कांपती थी, वो आज अपनी बीवी की इस धमकी के आगे बिल्कुल बेबस था। वो गुस्से से माही को घूर रहा था, लेकिन माही ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती पूरा सूप पिला दिया।
सूप खत्म होने के बाद अब बारी थी अर्थव की पट्टी बदलने की। अर्थव बिना शर्ट के माही था और माही फर्स्ट एड किट लेकर आई और बहुत ही सावधानी से उसकी पुरानी पट्टी खोलने लगी। माही चाहे अर्थव से कितना भी लड़े, लेकिन इस बात से वो भी इनकार नहीं कर सकती थी कि अर्थव की बॉडी बहुत ही गठीला और आकर्षक थी। चौड़ा सीना, कसरती मांसपेशियां और माही की नजरें न चाहते हुए भी उसकी बेहतरीन बॉडी पर जा रही थी। वो खुद को बार बार ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। अर्थव की तेज नजरों ने माही की इस जोड़ी को पकड़ लिया था। उसके चेहरे का वो खड़ूस पर अचानक से कातिलाना और एक शैतानी मुस्कान में बदल गया। तुम्हें तो बस मेरी बॉडी को छूने का बहाना चाहिए होता है ना? अर्थव ने बहुत ही मजे लेते हुए अपनी भारी आवाज में कहा। माही के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो, हाँ? माही ने तुरंत अपनी नजरें चुराई और बहुत ही एटीट्यूड में जवाब दिया, ऐसा भी कुछ खास नहीं है तुम्हारी बॉडी में। मैंने तुमसे भी अच्छी बॉडी वाले एक्टर्स देखे हैं। ये सुनते ही अर्थव की वो शैतानी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक भयंकर पजेसिवनेस ने ले ली। कोई और? इससे पहले कि माही कुछ समझ पाती, अर्थव अचानक अपनी जगह से आगे खिसका और उसने अपना सही हाथ वाला हाथ माही की कमर के पीछे डाला और उसे एक झटके से अपने बिल्कुल करीब खींच दिया। अब उसके बीच हवा भी गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। अर्थव का वो गर्म कसरते सीना माही के सीने से लगभग टकरा रहा था। अच्छा? अर्थव ने माही की आंखों में गहराई तक देखते हुए बहुत ही धीमी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा। सच में? माही की सांसें गले में ही अटक गईं। अर्थव की इतनी अचानक और इतनी खतरनाक तरीके से करीब आने पर और उसके इस तड़पाने वाली नज़दीकी को महसूस करके माही के पूरा चेहरा सच में टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था कि अर्थव भी उन्हें सुन रहा सकता है। वो जो अभी इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी, वो अब एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। अर्थव की आंखों में उस वक्त नशा और वो अधिकार था, जो माही को पूरी तरीके से पिघला रहा था। माही ने किसी तरीके से खुद पर कंट्रोल किया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से जल्दी से पट्टी पर टैप चिपकाया और अर्थव के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे थोड़ा सा पीछे धकेला। मुझे मुझे नहाने जाना है, माही ने हकलाते हुए कहा। वो इतनी घबरा गई थी कि वो फर्स्ट एड किट वहीं छोड़कर अपना लाल होता हुआ चेहरा छुपाते हुए कमरे से लगभग भाग खड़ी हुई। माही के जाते ही अर्थव के होठों पर एक बहुत ही सच्ची, गहरी और सुकून उसकी वो जंगली बिल्ली जो दुनिया भर की धमकियां दे रही थी, वो उसकी सिर्फ एक नज़दीकी से लाल होकर भाग गई थी। बाथरूम में माही के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने नल खोलकर अपने चेहरे पर ठंडी पानी की बौछार की। शीशे में अपनी परछाई को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और गालों पर वो लाली अभी भी बरकरार थी जो अर्तब के उस करीब आने से पैदा हुई थी। कंट्रोल माही कंट्रोल, उसने खुद से कहा। अगर यहाँ पिघल गई तो वो वापस आपने उसी अंधेरे गुफा में चला जाएगा जहाँ से उसे निकालना मेरी जिम्मेदारी है। उसने गहरी सांस ली और अपने बिखरे बालों को ठीक किया और एक गहरी कड़वी मुस्कान चेहरे पर सजाई। वो जानती थी कि उसे एक खतरनाक गेम खेलना था। उसे अर्थव के उस गिल्ट और डर को उसकी अपनी ही नफरत से मारना था। जब वो कमरे में वापस लौटी तो अर्थव खिड़की की तरफ ठीक पीठ करके खड़ा हुआ था। वो एक हाथ से खिड़की की ग्रिल को पकड़कर बाहर की धुंध को देख रहा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो अभी भी किसी पुराने घायल शेर की तरह खड़ा था। माही ने बिना एक शब्द कहे खाने की ट्रे टेबल पर रखी। तुमने कहा था कि 1 घंटे में आओगी, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, अर्थव ने बिना पलटे उसी शर्त और खड़ूस लहजे में कहा। माही ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए समय देखने का शौक नहीं है मुझे, हाँ? और मैं कोई तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ। खाना खाओ वरना मैं इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। अर्थव पलटा। उसकी आंखों में वो पुराना वाला गुस्सा था। मेरी परछाई से भी तुम्हें चिढ़ है? फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए ताकि मैं मर न जाऊं और तुम्हें मेरी बदनामी न झेलनी पड़े? माही ने उसके पास जाकर मेज पर दोनों हाथ टेक दिए और फिर अर्थव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग का बहुत ही कम स्टॉक है ना? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल न लूँ। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी अर्थ प्रताप सिंह, किसी और की वजह से नहीं।
उसकी बात पर अर्थव ने आंखें सिकुड़ी। उसने माही को करीब आकर उसे दीवार की तरफ धकेला। उसकी हरकत अभी बहुत ही आक्रामक थी, लेकिन इस अचानक से हुए उसने छुआ नहीं, बस उसके करीब आकर खड़ा हो गया। बदला? उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। क्या बदला लोगी तुम मुझसे? मुझे तड़पाओगी या फिर मुझे रुलाओगी? उससे भी बुरा। माही ने उसके सीने पर अपनी उंगली रखी, जो अभी भी थोड़ी सी कांप रही थी। मैं तुम्हें वो सब कुछ महसूस कराऊंगी जो मैंने महसूस किया है। मैं तुम्हारी वो सारी अकड़ एक एक करके तोड़ूंगी। अर्थव ने अचानक माही का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे अपनी आंखों के सामने रखा। कोशिश करके देख लो, लेकिन याद रखना, मैं वो आँख हूँ जिसे तुम शायद कभी ना बुझा पाओ। तुम मेरी नफरत झेलने की ताकत रखती हो, लेकिन मेरा प्यार वो तुम्हें राख कर देगा। माही का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसके पास सच था, उसके पास मरहम था, लेकिन उसे चुप रहना पड़ा। मैं राख होने के लिए तैयार हुई हूँ। माही ने एक ऐसी पहेली जैसी मुस्कान के साथ कहा कि अर्थव का ईगो और गुस्सा दोनों एक पल के लिए शांत हो गए। उसने अर्थव के हाथ से अपनी उंगलियां छुड़ाईं और खाने की ट्रे आगे की। अब नाटक मत करो और चुपचाप से खाओ। अगर तुमने और नखरे किए तो मैं सच में तुम्हें वो ऐसी दवाइयाँ पिलाऊंगी ना, जो बहुत ही कड़वी होती हैं। अर्थव ने उसे घूरते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। वो एक-एक निवाला ऐसे खा रहा था जैसे उसे भूख नहीं, बल्कि कोई सज़ा मिल रही हो। माही उसे देख रही थी कि उसका वो सुपरस्टार पति, जो कल रात एक मौत से लड़ रहा था, आज उसके सामने बैठकर तकरार कर रहा था। माही ने मन ही मन सोचा, जितना लड़ना है लड़ लो अर्थव। जिस दिन मैंने ये पर्दा उठा दिया ना, उस दिन तुम अपने ही आंसुओं में डूब जाओगे और मैं तब तुम्हें बचाऊंगी, हमेशा के लिए। अर्थव ने खाना खत्म किया और फिर से लेटने लगा। उसकी आंखें थक चुकी थी। माही उसके पास बैठी रही, उसे दवाइयाँ दी और बिना एक शब्द कहे उसके सिर को सहलाने लगी। इस बार अर्थव ने भी मना नहीं किया। उसे उस स्पर्श की जरूरत थी। वो अंदर ही अंदर अपनी उस जंग को हार रहा था, जो उसने माही से दूर रहने के लिए छेड़ी थी। कमरे में शांति थी, लेकिन वो शांति अब डरावनी नहीं थी। ये उस तूफान के आने से पहले की खामोशी थी, जहाँ प्यार और नफरत के वो पुराने मुखौटे धीरे धीरे पिघल रहे थे। और तब धीरे धीरे नींद में जाने लगा। सोने से पहले उसने एक बार अपनी आंखें खोली और माही को देखा। अगर तुम अगर तुम सच में नफरत करती हो। अर्थव की आवाज़ नींद में डूबते हुए बहुत धीमी और कमजोर थी। तो तुम मेरे पास क्यों सो रही हो? माही ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। क्योंकि अगर मैं दूर रहूं तो शायद तुम रात में फिर से वो सपने देखोगे और तुम्हें डरते हुए मुझे नहीं देखना। अर्थव का चेहरा शांत हो गया। उसने पहली बार इतनी गहरी और सुकून भरी नींद ली थी, क्योंकि उसे पता था कि चाहे जो भी हो जाए, वो जंगली बिल्ली उसकी हिफाजत के लिए जाग रही है। माही ने रात भर अरदब की धड़कनों पर पहरा दिया। उसने ठान लिया था कि वो उसे उस गिल्ट से तब तक बाहर निकालेगी जब तक उसे ये न समझ आ जाए कि वो कोई कातिल नहीं है, बल्कि एक आशिक है। हवेली की वो पुरानी खिड़की से छनकर आधी सुबह की धूप ने कमरे को रोशन कर दिया था। रात भर के उस खामोश और सुकून भरे पहरे के बाद अरथब की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। उसका बुखार पूरी तरीके से उतर चुका था। माही अभी भी बिस्तर के एक कोने में सिरहाने से टिककर उसकी नींद में थी, हल्की नींद में थी। अरतब जाग चुका था और अपनी उस जंगली बिल्ली को बहुत ही शांत और गहरी नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कल तक उसकी जान लेने के लिए धमकियां दे रही थी, वो आज भर बिना पल झपकाए उसकी तिरमदारी कैसे कर रही थी। तभी उस खामोश और खूबसूरत पल को तोड़ते हुए साइड टेबल पर रखे माही के फोन का स्क्रीन रोशनी हुई और एक जोर की टिंग की आवाज आई। आवाज से माही की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए फोन उठाया। फोन की स्क्रीन पर आर्यन का मैसेज चमक रहा था। माही ने मैसेज खोला, जिसमें लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग माही। सेट पर तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। कल का शूट बहुत बोरिंग था। तुम शूटिंग पर कब से दोबारा शुरू करोगी? मिसिंग यू। माही अभी मैसेज पढ़ ही रही थी कि उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक जैसे -डिग्री में चला गया हो। उसने अपनी नजरें उठाई और देखा कि अर्थव का वो सारा सुकून, सारी शांति एक पल भर में गायब हो चुकी थी। उसका जबड़ा कस चुका था और आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई थी।
और उसके चेहरे पर वो दुनिया का सबसे खड़ूस और अड़ियल सुपरस्टार वाला भाव वापस आ चुका था। सुबह सुबह किस नवाब का मैसेज आ गया जिसे पढ़कर तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक आ गई है? अर्तव ने अपनी शर्द और खुरदरी आवाज में पूछा। माही ने अर्तव के उस सुलगते हुए चेहरे को देखा और अंदर ही अंदर उसकी हंसी छूट गई। उसे मजा आ रहा था। वो जानती थी कि अर्तव अंदर से जल बुन रहा है। ओह ये! माही ने जानबूझकर फोन को अपने सीने से लगाते हुए एक बहुत ही मीठी और नखरे वाली मुस्कान दी। ये आर्यन का मैसेज है। वो बेचारा सेट पर मुझे बहुत मिस कर रहा है। पूछ रहा है कि मैं वापस शूटिंग पर कब आऊंगी। आर्यन का नाम सुनते ही अर्तव की मुट्ठियां कस गईं। उसका वो ईगो, पजेसिवनेस और ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। उसे कह दो कि वो अपनी एक्टिंग पर ध्यान दे, ना कि अपने को स्टार को मिस करने पर। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ये सेट पर ले आते हैं। यहाँ से जाते सबसे पहले डायरेक्टर की क्लास लूंगा। अर्थव ने एक से एक शब्द चबाते हुए कहा था। उसकी आवाज़ जैसे बर्फ जैसी ठंडक थी, लेकिन आंखों में भयंकर जलन थी। और अगर उसे ज़्यादा ही याद आ रही है, तो मैं अभी विक्रम को भेजकर उसकी याददाश्त हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। माही ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हुए कहा। तुम इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो, हाँ? माही ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए पूछा। आर्यन कितना स्वीट और केयरिंग इंसान है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा हाल चाल पूछा है। और वैसे भी मुझे वापस काम पर तो जाना ही है। मैं कोई तुम्हारी तरह यहाँ बिस्तर पर पड़कर छुट्टियां तो नहीं मना सकती ना। स्वीट और केयरिंग? अर्थर ने व्यंग से हंसते हुए कहा। वो अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसका। उसके कंधे में अभी भी थोड़ा सा दर्द था, लेकिन उसका गुरूर उसे कमजोर नहीं दिखने दे रहा था। वो एक नंबर का मौका परस्त इंसान है। और रही बात काम पर जाने की, तो तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये मेरा फैसला है। तुम्हारा फैसला? मिस्टर सुपरस्टार, शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ जिसे आपकी तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकती है। वो तो मैं मरने से बच गई, इसीलिए सब मेरे रिस्क पर इतने मेहरबान थे। लेकिन अब मुझे अपना काम कंटिन्यू करना होगा। तुम आते रहना जब तुम्हारा मन करे। माही ने अपनी जगह पर तनकर बैठ गई। उसने भी अपनी एटीट्यूड दिखा दिया। हमारी नफरत की डील हुई थी, भूल गए क्या पतिदेव? हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। तुम मुझ पर कोई भी हक नहीं जता सकते। मैं आर्यन को रिप्लाई करूंगी और मैं शूटिंग पर भी जाऊंगी। अर्थव ने अचानक से अपना सही वाला हाथ बढ़ाया और माही के हाथ से फोन छीट कर झटके से बिस्तर के दूसरी तरफ फेंक दिया। फोन! माही एकदम से चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, अर्थव ने उसके हाथ को कलाई को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अर्थव की गर्म और तेज सांसें माही के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में वो खतरनाक और खूंखार अधिकार था जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। हक तो मैं जताऊंगा माही। अर्तब ने बहुत ही खामोश और गहरी आवाज में फुसफुसाया। हमारी डील नफरत की है ना? तो ये नफरत मेरी है जो तुम्हें उस आर्यन जैसे दो कौड़ी के एक्टर के पास जाने से रोक रही है। तुम अर्थात प्रताप सिंह की बीवी हो। अगर किसी और ने तुम्हें देखने की जरूरत की, तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। माही का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्थव की इन बातों में जो पागलपन था, वो माही को डराने के बजाय अंदर तक सुकून दे रहा था। उसे यही तो चाहिए था, अर्थव को वो प्यार जो उसकी नफरत ना के पर्दे के पीछे से झलक रहा था। माही ने अपनी धड़कनों को काबू में किया। उसने अर्थव के हाथ में से अपनी कलाई छुड़ाई और बहुत ही बेबाकी से उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम्हारी इस खोखली धमकियों में कोई डर नहीं लगता, मिस्टर सुपरस्टार। माही ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस जरूर आ रहा है। इसीलिए अब मैं घर चलने की तैयारी कर रही हूँ। उठो और तैयार हो जाओ, हम मुंबई वापस जा रहे हैं। अर्तव उसे घूरता रह गया। माही ने अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। कमरे से बाहर आते ही माही ने दीवार का सहारा लिया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके होठों पर एक बहुत ही बड़ी और शरारती मुस्कान थी। जलते हुए तुम कितने प्यारे लगते हो अर्थव, माही ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। अभी तो ये शुरुआत है, देखना घर पहुंचकर मैं तुम्हारी इस अकड़ का क्या हाल करूंगी।
दोपहर तक अर्थव और माही वापस मुंबई पहुंचने वाले अपने आलीशान पेंट हाउस में पहुंच चुके थे। पेंट हाउस का माहौल हमेशा की तरह शांत और शांत था। नौकरों ने अर्थव को देखते ही अपना सिर झुका लिया। अर्थव सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माही भी उसके पीछे पीछे आई। कमरे में आते ही अर्थव ने अपनी जैकेट उतारी और सीधे काउच पर बैठ गया। वो अभी भी आर्यन वाले मैसेज को लेकर चिढ़ा हुआ था। माही ने अपना सामान रखा और अलमारी की तरफ मुड़ी। आज रात से अर्थव ने आवाज में कमरे के सन्नाटे गूंजे। तुम इस कमरे के उस हिस्से में रहोगी और मैं इस हिस्से में। मुझे अपनी पर्सनल स्पेस में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। माही ने अलमारी बंद की और पलटकर अर्थव की तरफ देखा। अर्थव फिर से अपने चारों तरफ से वो नफरत की दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। वो इसी गिल्ट और डर में छुपाना चाहता था। लेकिन माही अब वो पुरानी माही नहीं थी जो उसकी इन बातों से रोने लगे। माही ने अपनी बाहें मोड़ी और एक बेहद कातिलाना चुनौती भरी मुस्कान के साथ अर्थव की तरफ बढ़ी। शर्तें अब तुम नहीं, मैं तय करूंगी अर्थव। माही ने अर्थव के काउच के बिल्कुल सामने खड़े होकर कहा। उसकी आवाज में एक महारानी वाला गुरूर था। तुम अभी भी मेरे मरीज हो और जब तक तुम्हारे कंधे का ये घाव पूरी तरीके से भर नहीं जाता, मैं इसी कमरे में तुम्हारे बिल्कुल सामने तुम्हारे ही बिस्तर पर सोऊंगी। अर्थव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने कहा ना माही, मुझे तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया। माही ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। अब वो सुनो जो मैं कह रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूँ। उसके बाद उसके बाद तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माही ने जानबूझकर भाड़ में जाओ वाला जुमला इस्तेमाल किया था ताकि अर्थव को यकीन रहे कि माही अभी भी उससे नफरत करती है। और जैसा माही ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अर्थव के चेहरे का तनाव थोड़ा सा कम हुआ। उसे लगा कि चीजें उसके ही कंट्रोल में हैं। ठीक है, अर्थव ने अपना मुंह मोड़ते हुए बहुत ही रूखेपन से कहा, लेकिन अपनी वो चुलबुली और बेवकूफ़ी भरी हरकतें ना मुझसे दूर रखना। माही ने पलटते हुए बहुत ही शैतानी मुस्कान दी। वो तो वक्त बताएगा पतिदेव। माही ने मन ही मन सोचा, तैयार रहो, क्योंकि अब इस नफरत के खेल में मैं वो आग बनने वाली हूँ जिसमें तुम्हारा वो सारा ईगो और गिल्ट जलकर खत्म हो जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही हफ्तों में अर्थव का घाव भरने लगा। उसकी उस खूंखार और अनुशासित फिटनेस की वजह से वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया था। मुंबई के सबसे बड़े स्टूडियो में उसकी फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन चंद हफ्तों में बहुत कुछ बदल गया था। अर्थव ने माही के इर्द गिर्द नफरत, गुरूर और खामोशी की ऐसी लोहे की दीवार खड़ी कर ली थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वो हवेली वाली रात के बाद से अर्थव जानबूझकर माही की मीलों दूरी बनाए रखता था। वो जानता था कि अगर वो माही के थोड़ा सा भी करीब गया तो वो पिघल जाएगा और उसका वो खौफनाक गिल्ट उसे फिर से नोच खाने लगेगा। आज सेट पर एक बहुत ही रोमांटिक सीन शूट होना था, लेकिन वो सीन अर्थव और माही का नहीं बल्कि आर्यन और माही का था। ब्रेक के दौरान माही ने अर्थव की पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी खुद अपने हाथों में बनाई और उसके वैनिटी वैन में ले गई। वो जानती थी कि अर्थव को आज सुबह से बहुत ही सिरदर्द है। माही ने बिना कुछ कहे कॉफ़ी का कप मर्द अर्थव की टेबल पर रखा। ये क्या है? अर्थव ने स्क्रिप्ट से नजरें हटाए बिना अपनी सबसे सर्द और खुरदरी सी आवाज में पूछा। ब्लैक कॉफी? तुम्हें सुबह से सिर दर्द है ना? माही ने बहुत ही प्यार से कहा। वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते ही अर्थव ने झटके से स्क्रिप्ट टेबल पर फेंकी। उसकी आंखों में वो बनावटी गुस्सा और नफरत वापस आ गई जिसे वो माही से दूर रखने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। उसने हाथ बढ़ाकर कॉफी का मग इतनी जोर से झटका कि वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। गरम कॉफी फर्श पर बिखर गई। माही एक पल के लिए सहम गई। तुम्हें समझ नहीं आता माही, या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? अर्थव अपनी कुर्सी से उठा और माही के बिल्कुल करीब आकर खतरनाक लहजे में फुसफुसाया। तुम्हारी ये आदर्श बेबी बनने की एक्टिंग मुझे सफोकेट करती है। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच सिर्फ एक झूठी डील है। मेरे आस पास मंडराना बंद करो। मेरी केयर करने का नाटक बंद करो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो जिसे मैं इस फिल्म के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। अर्थव के ये कड़वे और बेरहम शब्द किसी खंजर की तरह माही के सीने में उतरे। उसे एक पल के लिए सच में बहुत ही भयंकर तकलीफ हुई। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। ये उसका डर है माही।
उसकी नफरत नहीं। माही ने अपने आंसुओं को तुरंत सुखा दिया। वो समझ गई कि उसकी सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। अगर अर्थक उसे नफरत का खेल खेलना चाहता है, तो माही उसे उसी के खेल में मात देने वाली थी। माही ने एक बेहद कड़वी और चुभने वाली मुस्कान दी। तुम सही कह रहे हो अर्थक। मैं सच में एक बेवकूफ थी जो एक पत्थर से इंसानियत की उम्मीद कर रही थी। डोंट वरी, अब मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगी। माही पलटी और झटके से वेंट्री वैन से बाहर निकल गई। अर्थब ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने माही को तकलीफ दी थी और इसका दर्द माही से 1000 गुना ज्यादा अर्थब खुद को ही हो रहा था। लेकिन उसे लगा कि उसने माही को दूर करके खुद को सुरक्षित कर लिया है। उसे क्या पता था कि माही अब वो हथियार इस्तेमाल करने वाली थी जो अर्थब की रूह को जलाकर राख कर देगा। जलन। लंच ब्रेक का वक्त था। अर्थब अपना सॉल्ट का इंतजार करते हुए मॉनिटरिंग के पास बैठा था। तभी उसकी नजरें सेट के दूसरे कोने पर गईं और उसकी आंखों में खून उतर आया। माही और आर्यन एक ही चेयर पर अलग बगल बैठे हुए थे। आर्यन कोई चुटकुला सुना रहा था और माही जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी। वो आर्यन के कंधे पर हाथ मार मार कर हंस रही थी। आर्यन ने अपने लंच बॉक्स से एक निवाला तोड़ा और माही की तरफ बढ़ाया, जिसे माही ने बिना किसी नखरे के खा लिया। अर्थव की उंगलियां उस कुर्सी के हैंडल पर इतनी जोर से गड़ गई कि हैंडल चटकने की आवाज आ गई। उसकी नसें तन सी गई थी और आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी। वो अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ हंसते और उसका झूठा खाना खाते हुए देख रहा था। लेकिन माही का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। माही को कल रात से हल्की सी खांसी और जुकाम था। अर्थव को ये बात बहुत अच्छे से पता था और उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि माही बीमार होने पर भी लापरवाही करे। तभी आर्यन का स्पॉट बॉय दो बड़ी बड़ी आइसक्रीम लेकर आया। आर्यन ने एक आइसक्रीम माही को दे दी। अर्थव ने दूर से देखा, उसे खांसी है और वो आइसक्रीम क्यों ले रही है। अर्थव का खून उबलने लगा। माही ने जानबूझकर कनखियों से अर्थव की तरफ देखा। उसे पता था कि अर्थव उसे घूर रहा है। माही ने एक शरारती और कातिलाना मुस्कान के साथ आइसक्रीम का एक बड़ा सा बाइट लिया। अगले ही सेकंड अर्थव की कुर्सी पीछे की तरफ धड़ाम से गिरी। वो अपनी जगह से ऐसे उठा जैसे कोई भूखा और खूंखार शेर अपने शिकार की तरफ झपटता है। शेड पर मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गईं। अर्थव के भारी और खतरनाक कदमों की आवाज पूरे सेट पर गूंजने लगी। आर्यन अभी माही से कुछ ही कह ही रहा था कि अचानक एक बहुत ही मजबूत और पत्थर जैसे हाथ ने माही की कलाई को किसी लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ लिया। माही ने झटके से ऊपर देखा। अर्थव खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वो खौफनाक और जानलेवा जुनून था जिसे देखकर आर्यन का खून सूख गया। अर्थव सर, हम बस। आर्यन ने हकलाते हुए सफाई देनी चाहिए। चुपचाप अपनी जगह से दफा हो जाओ आर्यन, इससे पहले कि मैं तुम्हें इसी सेट पर जिंदा गाड़ दूं। अर्थव की आवाज इतनी ठंडी और खूंखार थी कि आर्यन ने बिना एक शब्द कहे अपनी आइसक्रीम छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। माही ने अपनी कलाई छुड़ाने की झूठी कोशिश की। ये क्या बदतमीजी है अर्थव, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। अर्थव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने माही की कलाई को खींचा और उसे घसीटते हुए पूरे सेट के सामने अपनी वैनिटी वैन की तरफ ले गया। किसी क्रू मेंबर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सुपरस्टार को रोक सके। वैनिटी वैन के अंदर आते ही अर्थव ने दरवाजे को इतनी जोर से लात मारकर बंद किया कि पूरा वैन हिल गया। उसने माही को सोफे की तरफ धकेला और उसके हाथ से वो आइसक्रीम छीनकर सीधा डस्टबिन में दे मारी। पागल हो गए तुम। माही ने अपनी जगह से उठते हुए गुस्से से चिल्लाने का नाटक किया। तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों फेंकी, हाँ? और ये क्या तरीका है मुझे सबके सामने ऐसे घसीट कर लाने का? आइसक्रीम क्यों फेंकी? अर्थव ने दहाड़ते हुए कहा। वो माही के बिल्कुल करीब आ गया और उसके चौड़े सीने पर गुस्से से तेज तेज सांसें चल रही थी। तुम्हें रात से खांसी है, तुम्हारा गला खराब है और तुम उस दो कौड़ी की आर्यन के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? माही ने भी अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए उसी के शब्दों में पलटवार किया। कुछ घंटे पहले तो तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। तुम मेरी परवाह करने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे खांसी हो, बुखार हो या मैं मर जाऊं, तुम क्यों? माही अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही अर्थव ने उसके दोनों कंधों को अपने मजबूत हाथों से जकड़ लिया और उसे झटके से अपने सीने से लगा लिया। माही की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गईं। चुप रहो माही, एकदम चुप रहो।
अर्तम ने उसके बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया। उसका वो सारा गुस्सा, सारी जलन अब एक अजीब सी तड़प में बदल चुकी थी। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से मेरी जान निकल जाती है। माही चुपचाप उसके सीने से लगी रही। वो अर्थब के दिल की तेज और बेकाबू धड़कनों को सुन सकती थी। अर्थब ने तुरंत खुद को संभाला। उसे याद आया कि वो फिर से पिघल रहा है। उसने माही को खुद से थोड़ा सा दूर किया, लेकिन अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपने चेहरे पर फिर से वो कठोरता लाने की कोशिश की। अगर तुम बीमार पड़ गई माही, अर्थम ने अपनी आंखों की उस तड़प को छिपाते हुए बहुत ही घमंडी लहजे में कहा, तो शूटिंग रुक जाएगी, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा और मैं अपने सेट पर किसी की अनप्रोफेशनल हरकतें करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आर्यन के साथ वो फालतू की हंसी मजाक करना बंद करो। तुम अर्थक प्रताप सिंह की बीवी हो, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। माही ने एक बहुत ही कातिलाना और शरारती मुस्कान दी। वो अर्थक के झूठे बहाने को बहुत अच्छे से समझ रही थी। ओह, तो ये बात है। माही ने अपनी उंगली अर्थव के सीने पर रखते हुए कहा। अर्थव ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसने एक बड़ा सा गर्म और सॉफ्ट हुडी निकाला और जबरदस्ती माही के सिर से होते हुए उसे पहना दिया। हुडी माही के लिए बहुत बड़ा था, जैसे वो उसमें किसी छोटी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। ये क्या कर रहे हो? माही ने हुडी के अंदर से अपना मुंह निकालते हुए चिढ़कर कहा। मुझे गर्मी लग रही है, चुपचाप इसे पहन कर रखो। अर्थव ने भी अपनी हुडी की चैन को उसके गले तक बंद करते हुए सख्त हिदायत दी। फिर उसने अपनी थर्मल फ्लास्टर से गर्म पानी का एक कप निकाला और माही के हाथ में पकड़ा दिया। ये गर्म पानी पियो, और अगर अगली बार मैंने तुम्हें आर्यन के आसपास या फिर किसी भी ठंडी चीज को हाथ लगाते हुए देखा। अर्थव माही के चेहरे के बिल्कुल करीब झुका। उसकी आवाज में वो खूंखार अधिकार था। तो मैं सच में तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम भूल जाओगी कि सेट पर शूट करने आई थी या फिर मेरी कैद में रहने। माही ने अपने होठों की मुस्कान को उस गर्म पानी के कप के पीछे छुपा लिया। और तब चाहे जितनी भी नफरत का नाटक कर ले, लेकिन उसकी ये जबरदस्ती की केयर, उसका ये खुकार प्यार और उसकी ये पागल कर देने वाली जलन माही को ये सब जीतने का एहसास दिला रहा था। ठीक है पतिदेव। माही ने कब से एक घूंट लेते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। पर एक बात याद रखना, तुम मुझे जितना दूर धकेलोगे, मैं उतना ही करीब आने के बहाने ढूंढूंगी। और तब उसे बस घूरता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जंगली बिल्ली का क्या करे, जो उसकी नफरत से डरने के बजाय उसे उसकी ही आग में जलाना सीख गई थी। आने वाले कुछ हफ्तों तक सेट पर यही सिलसिला चलता रहा। माही जानबूझकर ऐसी हरकतें करती जिससे अर्थव का खून खौले, और अर्थव अपनी उसी अड़ियल और गुस्से वाली जबरदस्ती की परवाह के साथ माही को डांटता रहता। उसकी इस खट्टी मीठी और आग और पानी वाली नोक झोंक और अर्थव को इस सुलगती हुई जलन के बीच आखिरकार फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। शूटिंग खत्म होने की खुशी में एक बहुत बड़ी रैप अप पार्टी का आयोजन किया गया था। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल का वॉलरूम रोशनी और संगीत से जगमगा रहा था। माही आज एक बेहद खूबसूरत गहरे लाल रंग के गाउन में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी खूबसूरती पार्टी में मौजूद हर इंसान की निगाहें अपनी तरफ खींच रही थी। और ये बात दूर एक कोने में हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए खड़े अर्थव प्रताप सिंह को भी अंदर ही अंदर जला रही थी। वो भले ही दूर खड़ा था, लेकिन उसकी चील जैसी खुकार नजरें एक पल के लिए भी अपनी जंगली बिल्ली से नहीं हटी थी। पार्टी अपने शवाब पर थी। तभी माही को वहां भीड़ में आर्यन दिखाई दिया। आर्यन ने उसे इशारा करके बालकनी की तरफ बुलाया। माही को लगा शायद आर्यन को शूटिंग खत्म होने की कोई औपचारिकता वाली बात करना चाहता है, इसलिए वो बालकनी की तरफ चली गई। लेकिन माही का वहां जाना अर्थव की आंखों से नहीं बचा। उसने तुरंत अपना गिलास टेबल पर पटका और भारी कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और अंदर का शोर यहाँ बहुत कम था। माही, आर्यन ने थोड़ा झिझकती हुई बात शुरू की। शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता था। हाँ आर्यन, कहो ना। माही ने सहजता से जवाब दिया। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक लाल रंग की डिब्बी निकाली और उसे खोलकर माही के सामने कर दिया। उसमें एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ माही, आर्यन ने पूरी ईमानदारी से कहा। मुझे पता है ये बहुत जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विल यू मैरी मी?
माही की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक बालकनी की कांच का भारी दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वो दीवार से टकराकर झंझना उठा। दरवाजे पर अर्थात प्रताप सिंह खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। जबड़े इतनी सख्ती से कसे हुए थे कि नसें साफ दिखाई दे रही थी। वो किसी भूखे और खूंखार शेर की तरह लग रहा था, जिसका शिकार कोई और छीनने की कोशिश कर रहा हो। अर्थव सर, आर्यन हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अर्थव ने आर्यन की तरफ देखा भी नहीं। वो तूफान की तरह आगे बढ़ा। उसने माही की दाईं कलाई को अपने मजबूत लोहे जैसे हाथों में जकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेरहमी से बोला, चलो यहाँ से। माही अभी भी उसी झटके को संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए माही का दूसरा हाथ पकड़ लिया और तब के कदम वहीं रुक गए। बालकनी में अचानक एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। आर्यन अर्थव की आंखों में देखते हुए थोड़े गुस्से लेकिन तर्कपूर्ण लहजे में बोला, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते अर्थव सर। ये क्या जबरदस्ती है। मैंने पूरे शॉट के दौरान ये नोटिस किया है। आप इनके साथ हमेशा बहुत ही ज़्यादा रूड बर्ताव करते हैं, इन्हें बेवजह डांटते हैं। आप इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अर्थव ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी नजरें आर्यन के उस हाथ पर जाकर टिक गईं जिसने माही की कलाई को पकड़ रखा था। अर्थव की आंखों में उस वक्त वो खौफनाक और जानलेवा जुनून था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अगले ही सेकंड अर्थव ने गुस्से से आर्यन के हाथ पर एक भयानक झटका मारा कि आर्यन का हाथ माही की कलाई से छूट गया। अर्थव ने माही को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा और उसे अपने चौड़े सीने से बिल्कुल चिपका लिया। माही का चेहरा अर्थव के धड़कन के सीने में दब सा गया था। अर्थव ने अपने दोनों मजबूत हाथ माही के कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए, जैसे वो पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो। इस बार तुमने इसे हाथ लगा दिया आर्यन। अर्थव की आवाज बहुत ही धीमी थी लेकिन उसमें मौत जैसी ठंडक थी। आइंदा अगर तुमने इसे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारा हाथ उखाड़ कर दूसरे ही गले में डाल दूंगा। आर्यन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन आप आखिर कर क्यों रहे हैं ये सब? आपका हक क्या है इन पर? क्या आपको इनकी जिंदगी के फैसले? क्योंकि बीवी है वो मेरी। अर्थव की वो खौफनाक और भारी धार पूरी बालकनी में गूंज उठी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार और माही पति पत्नी, आगे समझ। अर्थव ने आर्यन को वो खौफनाक और चेतावनी भरी नजर दी जिसने आर्यन के अंदर तक खौफ से भर दिया। अब अपनी अंगूठी उठाओ और किसी और को जाकर पकड़ो। मेरी बीवी के आस पास भी भटके तो जिंदा काट दूंगा। बिना आर्यन का एक और शब्द सुने अर्थव ने माही का हाथ वापस अपने शिकंजे में लिया और उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। माही ने भी आर्यन की तरफ पलटकर नहीं देखा क्योंकि अर्थव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो बस उसके पीछे पीछे खिंचती हुई चली जा रही थी। अर्थव माही को घसीटते हुए सीधे होटल के उस वीआईपी स्वीट में ले गया जो कि उनके लिए बुक किया था। अंदर आते ही अर्थव दरवाजे को इतनी जोर से लात मारकर बंद किया कि उसकी आवाज से कमरे के शीशे झंझना गए। उसने माही का हाथ छोड़ा और खुद को शांत करने के लिए अपने बालों से हाथ फेरते हुए कमरे से चक्कर काटने लगा। उसका सीना गुस्से और पजेसिवनेस से तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। वहीं माही अपनी कलाई सहला रही थी। अर्थव का ये सच सबके सामने उगल देना माही के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसे अर्थव के उस पुराने वाले नफरत को खोल कर पूरी तरीके से तोड़ना था। ये आखिर क्या बदतमीजी थी अर्थव? माही ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपना नाटक शुरू किया। उसकी आंखों में बनावटी गुस्सा था। अर्थव ने झटके से पलटकर माही को घूरा। बदतमीजी? तुम उस दो कौड़ी के आदमी के साथ बालकनी में आकर कर क्या रही थी? और वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा था और तुम चुपचाप खड़ी वहां पर तमाशा देख रही थी। तो मैं क्या करती? हाँ। माही ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए पलटवार किया। उसने मुझे इज्जत के साथ प्रपोज किया था, तुम्हारी तरह मुझे गिल्ट और नफरत के अंधेरे में नहीं धकेला था। अर्थव की सांसें थम गई। तुम मेरी पत्नी हो माही। ओह, तो आज तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। माही ने एक बेहद कड़वी और चुभने वाली हंसी हंसी जो सीधा अर्थव के दिल पर जाकर लगी। कुछ हफ्ते पहले तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। तुम मेरी परछाई से दूर भागते हो। तुमने तो कहा था कि हमारे बीच सिर्फ नफरत की डील है।
तो फिर क्यों मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हो अर्थव? माही ने अर्थव के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपने हर एक शब्द को खंजर की तरह इस्तेमाल किया। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, जब तुम्हें मेरा प्यार ही नहीं चाहिए, तो आर्यन मुझे प्रपोज करे या मैं किसी और के साथ भाग जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने सबके सामने ये सच क्यों एक्सेप्ट किया? हाँ, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? आजाद कर दो मुझे। माही के मुंह से किसी और के साथ भाग जाऊं और आजाद कर दो सुनकर अर्थव के अंदर का वो 12 साल पुराना गिल्ट, उसका वो सारा गुरूर और वो उस खौफनाक दीवार, सब कुछ एक पल के लिए चकनाचूर हो गया। अर्थव की आंखों में वो दहकती हुई आग अचानक एक भयंकर तड़प में बदल गई। उसका सीना दर्द से सुलगने से लगा था और अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि माही कोई और कड़वा शब्द बोल पाती, अर्तव ने एक झटके से माही को अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसने अपना एक हाथ माही की कमर पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और बिना सोचे समझे किसी को भी एक मौका दिए उसने अपने होठ माही के होठों पर बहुत ही बेताबी अधिकार और एक खूंखार जुनून के साथ रख दिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाकी अब इसका एक लास्ट पार्ट और बचा है जो कि कल आ जाएगा। और जो लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आखिरकार मैं बैगन आगे क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो उसका एक मेन रीज़न है कि हमारी जो वॉइस एक्टर थी वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। तो ये सारा काम अभी हमें अकेले करना पड़ रहा है। तो हमारी थोड़ी सी मजबूरी को समझिए, लेकिन हम इस स्टोरी के जैसे कल पार्ट डालने के बाद बहरहाल को पूरा एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।